बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। तो ये हो नहीं तहकीक। तो जितनी स्ट्रिंग आपकी लंबी होगी उतना ही उसका स्विंग भी ज्यादा होगा। तो ये होगी आपकी तहकीक। चलिए हम और एक तस्वीर लेते हैं, बनाइए सवालात। आज के दौर में कंप्यूटर क्यों जरूरी है? इसलिए कि बहुत से काम होते हैं। खत्म जवाब। सवाल तो कोई भी कर सकता है, तहकीक ही सवाल असल है। अच्छा सही है। आपके सवाल को तहकीकी कैसे बना सकते हैं बताइए। आपका सवाल क्या है कि आज के दौर में कंप्यूटर क्यों जरूरी है। आप जवाब दे सकते हैं, उसके लिए तहकीक की जरूरत नहीं है। उसको तहकीकी अगर आप बनाना है तो क्या करेंगे। बेहतर है ये है। देखिए कौन सा कंप्यूटर आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद है होते, तो आप 2-4 कंप्यूटर्स लेके कंपनी अलग अलग ब्रांड्स के लेके देखेंगे। जी आप कुछ बता रहे थे। आप कुछ बोल रहे थे यहां से। जी बताइए। साउंड फ्रीक्वेंसी गिटार। वीडियो गेम्स खेलने से बहुत से बच्चे बोलते हैं कि नहीं मेमोरी बढ़ती है और वो रिफ्लेक्टिव स्किल्स डेवलप होते हैं। क्या वाकई ऐसा है? इस पर आप तहकीक कर सकते हैं। आजकल बच्चे जंक फूड का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, है ना। तो जंक फूड के इस्तेमाल में कौन सी चीजें बहुत ज्यादा ये कर रही है, मतलब तरगीब का जरिया बन रही है। क्या इश्तिहारात है, उसकी पैकेजिंग है, कितनी अट्रैक्टिव पैकेजिंग होती है, कैसे एडवर्टाइजमेंट उसके होते हैं। तो उसकी बुनियाद पर आप तहकीक कर सकते हैं कि कैसे ये बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। और आपकी ये पावरलूम इंडस्ट्री। कल मैं एक मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, बारिश की ये हुआ, मुझे बारिश आ रही ऐसा लगा। बोला कुछ भी कच्चा वच्चा नहीं है लेकिन बारिश की आवाज आ रही है। बाहर जाके देखा तो कुछ भी नजर नहीं आया। बाद में मालूम हुआ कि वो पावरलूम इंडस्ट्री है। तो यहां आने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि ये भी एक तहकीक का मौजू हो सकता है। तो मैंने रिसर्च की इस पे मालूम करने के लिए कि ये पावरलूम इंडस्ट्री की जो आवाज है उसको कैसे कम कर सकते हो। तो बहुत एक्सपेंसिव तरीका है उसका। फिर एक और जो तरीका हो सकता है जो कि लोअर मतलब लेस एक्सपेंसिव है, कॉस्ट प्रोडक्टिव है, वो भी हमने इस पे मालूम है कि ये आप कर सकते हैं आसानी के साथ। तो वो भी एक हमारा मौजू हो सकता है कि पावरलूम इंडस्ट्री का जो नॉइज पोल्यूशन है इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, उसको खत्म किया जा सकता है। और क्या हो सकता है। मालेगांव की पावरलूम सनत में पैदा होने वाले कपास के गुबार के मखसूस माहौलियाती असरात क्या हैं। कॉटन डस्ट जो है ना, उसके माहौलियाती असरात क्या हैं, आप इस पर तहकीक कर सकते हैं। अगर आप इस पर तहकीक करके रिपोर्ट पेश करें तो हुकूमत आपको गले लगा देगी, आपके स्कूल का नाम रोशन होगा। हो सकता है अगर आप इस पर तवज्जो फरमाएं। इसी तरह से ये अल्टरनेटिव जो है ना, मुख्तलिफ किस्म की एनर्जीज, उनके इस्तेमाल से कैसे पावरलूम इंडस्ट्री को एम्पावर किया जा सकता है, इस पर भी आप तहकीक कर सकते हैं। मालेगांव की जरखे जमीन सोयाबीन, गन्ना और कपास की काश्त में माविन है, ये आप जानते हैं। तो इसको भी आप रिसर्च का एक टॉपिक बना सकते हैं, जैसे ये। ठीक। मालेगांव में बारिश के पैटर्न में तब्दीलियां सोयाबीन और गन्ने की पैदावार को कैसे मुतासिर करती हैं। आपके शहर के सिलसिले की जो तफसीलात है ना, जिनके सिलसिले में तहकीक हुई है बाज़ाब्ता हुकूमत की जानिब से, वो पूरे पीडीएफ हमारे पास है। इंशाल्लाह हम वो भी आपको दे देंगे, आप उसको सर्कुलेट करें हुज़ैफा साहब। तो आप देख सकते हैं कि हुकूमत किस तरह से तवज्जो दे रही है और बाज़ एनजीओज कैसे तवज्जो दे रहे होते हैं। इसमें हमारे स्कूल्स का भी कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसकी एक बुनियादी स्पिरिट यह है कि हमारे स्कूल्स को हम सोशलाइज करें। 4 दीवारी में रहकर पढ़ाने से बच्चे बहुत ज्यादा होशियार नहीं होंगे, खुद हम अपने आप को देखकर खुश हो जाएंगे। लेकिन हम अपने बच्चों को एक्सपोज करेंगे, माशरे का उनको हिस्सा बनाएंगे, तब मालूम होगा हमारे बच्चों का कैलिबर क्या है। तो ये भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, इस पर आप तवज्जो फरमाएं।
अब जो दूसरा स्टेप है आपका बैकग्राउंड रिसर्च का, पस मंजर तहकीक जो आप करेंगे वो कैसे करेंगे? पहला तो आपका सवाल है, आपने ये सवाल वजह किया कि कैसे बारिश का जो पैटर्न है यहां की गन्ने की पैदावार में असर कर रहा है, ये आपका सवाल है। इसके हिसाब से आप जो रिसर्च करेंगे ना, उससे मालूम होता है कि आपका सवाल क्या है और कैसे आप उसका जवाब दे सकते हो। बहुत से आइडियाज आपको मिलेंगे। तो बैकग्राउंड रिसर्च में यही होता है कि आप मैगजीन्स का मुताला करें, बुक्स का मुताला करें, यहाँ से मुतालिक जो इससे मुतालिक जो शख्सियात हैं उनके साथ आप गुफ्तगू करें, और आखिरी में आप इंटरनेट का सहारा लें। पहले नहीं, पहले हमको अच्छा मुताला करना चाहिए, तहकीक जो हुई है इस सिलसिले में उसको देखना चाहिए, इससे रिलेटेड जो लोग हैं उनसे मुलाकात करनी चाहिए, उनसे गुफ्तगू करनी चाहिए। फिर बाद में हमको एक आइडिया मिलता है कि हमारा जो सवाल है वो क्या है और उस सवाल की बुनियाद पर क्या मफरूजा कायम किया जा सकता है। दैट्स बैकग्राउंड रिसर्च। नहीं, बिल्कुल इंटरनेट पहले नहीं था ना, इंटरनेट लाइब्रेरीज हैं। अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल इसके लिए करते हैं, बुक्स वगैरह के लिए, तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इंटरनेट का इस्तेमाल इसलिए ना करें कि इसका जवाब आपको मिल जाए। इसलिए हम बच्चों को बात ये बताते हैं कि इंटरनेट का जो इस्तेमाल है वो सबसे आखिर में होना चाहिए, बल्कि आसान। हाँ, नहीं बिल्कुल ले सकते हैं आप, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसा कि बताया गया कि हमने भी लिया है, ये जो तहकीकात हुई हैं लिया है। आप उन तहकीकात को पढ़ने से अंदाजा कर सकते हैं कि तहकीक कैसे हुई है, उससे आप आगे भी जा सकते हैं, उसको आप रिफ्यूट कर सकते हैं। यही तो असल साइंस है ना, कि जहां पर आप चैलेंज कर सकते हैं और जो हुआ है उसको आप सही साबित कर सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड रिसर्च है। उसके बाद का जो स्टेप है मफरूजा है, यानी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? मफरूजा असल में ख्याल है जिसको आप चेक करेंगे साइंटिफिक मेथड से। आपने एक सवाल वजह किया, उसका जवाब आप दे रहे हैं अपने ख्याल से, और आपका वो जो ख्याल है वो एजुकेटेड है, एजुकेटेड गेस बोलते हैं उसे। आपने बहुत सी चीजों का मुताला करके वो ख्याल कायम किया, ऐसे खाम ख्याली नहीं है, वो एजुकेटेड गेस बोलते हैं हाइपोथेसिस को। इंटेलिजेंट गेस बोलते हैं, एजुकेटेड एंड इंटेलिजेंट गेसेस हाइपोथेसिस। सो टू प्रूव दैट हाइपोथेसिस वी कैरी आउट एक्सपेरिमेंट। वो मफरूजा को किस तरह से लिखते हैं? लिखने का भी एक तरीका होता है। अगर तो मेरे ख्याल से या मेरे ख्याल में ऐसा होगा। अगर कोई सवाल बनाए उसका हम मफरूजा बनाएंगे। जी, क्लाइमेट चेंज का सवाल बनाएंगे जी। वेरी गुड। अगर हम पोल्यूशन कम करें तो मेरे ख्याल से क्लाइमेट में चेंजेस आ सकते हैं, यानी माहौलियात में तब्दीली आ सकती है। ये आपका जवाब है। तो उसको प्रूव करने के लिए आप बताएंगे कि कौन कौन सा पोल्यूशन है, कहां कहां पोल्यूशन खत्म करना चाहिए, कैसे खत्म करना चाहिए, वगैरह वगैरह। चलिए हम जरा इसको ये करते हैं, थोड़ा सा तजुर्बा करते हैं कैसे मफरूजा बनाते हैं। जैसा सवाल के लिए हमने तजुर्बा किया था, इसी तरह से हम इसके लिए भी करते हैं मफरूजा बनाने के लिए। सवाल ये है, मुख्तलिफ पौधों की नशोनुमा की रफ्तार पर मिट्टी की किस्म किस तरह असर डालती है? इसका मफरूजा बनाइए। मिट्टी में अगर नहीं, अगर मिट्टी में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा है तब मेरे ख्याल में फसल की पैदावार अच्छी हो सकती है। वो हाँ, वो मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स है ना, वो सब मिला के क्या हो जाएगी, मिट्टी वो जरखेज हो जाएगी, जरखेज मिट्टी हो जाएगी। वो सिंपल है आपका। देखिए, अगर पौधे जरखेज मिट्टी में उगाए जाएं तो मेरे ख्याल में वो रेतीली या चिकनी मिट्टी में उगने वाले पौधों के मुकाबले में तेज रफ्तारी से आगे बढ़ेंगे। कैसे? आप एक्सपेरिमेंट के जरिए से प्रूव करेंगे। क्या करेंगे? 3 आप ये लेंगे, अलग अलग मिट्टी के लेंगे, उसमें आप एक ही पौधा डालेंगे, अलग अलग नहीं, एक ही पौधा डालेंगे और बताएंगे कि कौन सी मिट्टी में पौधे तेजी के साथ नशोनुमा पाते हैं।
चलिए दूसरा सवाल। गुलैला के दागे जाने का जाविया तय किए जाने वाले या तय होने वाले रास्ते पर फासले पर कैसे असरअंदाज होता है? प्रोजेक्टाइल। जी, 45 दर्जे रखे, वाह वाह, क्या बात है, रेंज ज्यादा हो सकती है। वेरी गुड वेरी गुड। कितना? 45। क्यों? वाई 45 डिग्री? लेकिन ये रियल नहीं है, एक्चुअल अगर प्रोजेक्टाइल होगा तो वो पॉइंट नहीं होता है, जी, इसलिए एंगल चेंज करना पड़ता है आपको अलग-अलग। लेकिन हम पॉइंटेड प्रोजेक्टाइल लेंगे। स्पोर्ट्स में है तो एंगल डिफरेंट रहता है। हाँ, नहीं, बच्चे छोटे मासूम होते हैं ना, तो पॉइंटेड हम लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो यूजुअली क्या होता है कि अगर आप पॉइंटेड प्रोजेक्टाइल लेते हैं, तीर वगैरह, तो 45 एंगल से अगर आप शूट करें तो वो बहुत लंबी देर तक जाते हैं। ये जेवलिन थ्रो होता है ना, जेवलिन थ्रो, वो एंगल बहुत मायने रखता है, इसलिए आप देखिए उस तरह से वो, हाँ 45 नहीं रहता है। एक और सवाल, पेंडुलियम की लंबाई स्विंग में कैसा असर डालती है? हाँ जी, सवाल बने, सवाल तो आ गया। मफरूजा, आपका अगर बहुत हो गया जरा इधर देंगे मौका। जी, इधर अगर वाले इधर भी हैं क्या? अगर पेंडुलम की लंबाई ज्यादा रही तो दौरानियां भी ज्यादा। वेरी गुड वेरी गुड, माशाल्लाह। अगर पेंडुलम की लंबाई बढ़ा दी जाए तो मेरे ख्याल में इसके झूलने के दौरानिया में भी इजाफा हो जाएगा। तो ये इसको कंस्ट्रक्ट करने का, बनाने का ये तरीका है। घरेलू माहौल में पानी के तहफ्फुज के मुख्तलिफ तरीके किस तरह इख्तियार किए जा सकते हैं? पानी को आप घर में कम इस्तेमाल करना, गर्मा में ज्यादा इसका मसला रहता है। तो पहले आपको यह मालूम करना पड़ेगा कि घर में कंजम्पशन कितना होता है। जैसा ये मालूम हुआ कि आपके यहां कितना वेस्ट निकलता है हर दिन, इसी तरह से घर में जो कंजम्पशन होता है ये ऑन एन एवरेज 165 लीटर ऑन एन एवरेज पर पर्सन पर डे। 165 लीटर एक आदमी के लिए एक दिन में पानी दरकार होता है एवरेज। आप पूरे घर में जितने अफराद होंगे इस हिसाब से आप अंदाजा कर लीजिए। तो ये आप तरीका इख्तियार कर सकते हैं कि अगर घर में बारिश के पानी को महफूज करने का तरीका इख्तियार किया जाए, रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम, तो मेरे ख्याल में उस घर के पानी के इस्तेमाल में कम से कम 20% कमी आएगी। एक मफरूजा है आपका, उसके हिसाब से आपने जवाब दिया, आप तहकीक करके बताएंगे कि सही है कि नहीं। चलिए, हो गया। साइंसी तरीकेकार के स्टेप्स कितने हैं? 5 हैं। पहला, दूसरा, तो फिर आप दुआ कर लेंगे। हो गया ना? यही असल में यही आप इंप्लीमेंट करें तो खत्म, साइंस फेयर हो गया आपका। और कोशिश करें कि आपके हालात के हिसाब से आप टॉपिक्स को सेलेक्ट करें, जैसा कि यहाँ पर बताया गया। अब आप जब इंप्लीमेंट करेंगे ना इसको, दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक पॉसिबिलिटी होती है कि आपका जो हाइपोथेसिस है वो गलत भी हो सकता है, राइट। एक दूसरा क्या होता है कि जब आप नीचे आते हैं नतीजे की तरफ, जब आप एनालाइज करते हैं, तज्जिया करते हैं, तो वहां भी कुछ गलती हो सकती है आपकी। तो जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो ये एहतमाल होता है कि दो जगह आप थोड़ा सा गलत हो जाए या रिजल्ट गलत आ जाए, तो कैसे उसको आप करेक्ट करेंगे, ये साइंटिफिक मेथड को इंप्लीमेंट करके आप मालूम कर सकते हैं। तो ये भी एक अहम स्टेप है, देखिए इसको समझें आप। पहला तरीका क्या, पहला स्टेप क्या है इसका? सवाल वजह करें, राइट। उसके बाद मफरूजा लिखेंगे ना। उसके बाद क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट से पहले प्रोसीजर लिखेंगे, उसका क्या क्या चाहिए आपको, कैसे करेंगे आप। उसके बाद अमली तरीकेकार के मुताबिक आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसके बाद हाँ, आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। नहीं, पहली पॉसिबिलिटी, तो क्या करेंगे आप?
नहीं, तरीक़ेकार नहीं, प्रोसीजर को चेंज करेंगे, प्रोसीजर को चेंज करेंगे। अगर ये सही हो तो आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, आप आदाद शुमार का तजिया करेंगे। अब आपके एदाद शुमार क्या हुए, सही है या नहीं है? यहां भी दो पॉसिबिलिटीज है। नहीं तो क्या करेंगे आप? वापिस से तजुर्बा 3 पॉइंट मफरूजा तहरीर करेंगे, है ना? मफरूजा जो था आपका, उसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लें, क्योंकि आपका जो नतीजा निकला वो अलग है। नतीजा ये बताता है कि आपका जवाब क्या है, मफरूजा क्या है, आपका जवाब क्या हो सकता है। सिंपल सी बात है। अगर आपका जवाब कोई सही नहीं आया, आपका कोई थोड़ा सा इधर उधर है, तो आप पीछे जाएं और अपने मफरूजा को ठीक कर लें, क्योंकि आपने अपने बल पर वो तहकीक की है, तो आपकी तहकीक वैलिड मानी जाएगी। ऐसा नहीं कि आपने मफरूजे को चेंज किया और आपकी तहकीक सही नहीं है, इसको भी सही मानी जाती है। अगर सही है तो ऐलान करेंगे, डिक्लेयर कर देंगे कि भाई आपका एक्सपेरिमेंट हो गया और आपने जो मफरूजा कायम किया था वो सही है। तो ये है, देखिए, असल सही से तरीक़ेकार का निफाज। डेटा में मसला होता है, डेटा का जो तज्जिया करते हैं ना, इसलिए हमने मैथमेटिक्स टीचर्स को बुलाया है। रैंडम एरर कुछ भी हो सकता है जी, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप लाइव एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, और उसके जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं, आप अगर अकेले कर रहे हैं तो एक बात है, 4 के साथ कर रहे हैं तो एक अलग बात है, वो तो होता है। अच्छा, एक्सपेरिमेंट में एक और अहम तरीन ये है मसला, क्या मतलब ये कि आप 3 अलग अलग मिट्टी लिए हैं, 3 किस्म की मिट्टी लिए हैं, और उसपे आप पौधे डाल रहे हैं। तो किन किन चीजों का आप ख्याल रखेंगे? अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपका एक्सपेरिमेंट भी गलत होगा। क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं उसे? मुतगय्यरात, वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स की शनाख्त बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने वेरिएबल्स होते हैं? ये बहुत अहम है, देखिए, इस पर आप फोकस फरमाएं। अगर ये सही नहीं रहा तो आपका एक्सपेरिमेंट भी सही नहीं रहता। सब सही है आपका, सब अपने जो स्टेप्स हैं सही नोट कर लिए, सही आप तलबा कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट गलत आ रहा है, तो वहां पर क्या होता है, वेरिएबल्स का एहतियात के सिलसिले में एहतियात नहीं बरती जाती। वेरिएबल्स 3 किस्म के होते हैं ना, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कंट्रोल। आजाद, ताबे, गैर काबूशुदा, मुतगय्यरात। आजाद मतलब जिसको आप चेंज कर सकते हैं। वो पौधों में कौन सा आजाद मुतगय्यर है? मिट्टी चेंज करें ना। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जिसको आप देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो पौधे में क्या डिपेंडेंट वेरिएबल है? ग्रोथ, नशोनुमा, उसका हाइट आप मेजर करेंगे। जरखे जमीन में कितना हाइट हुआ, 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, महीने के बाद। रेतीली मिट्टी में कितनी हुआ, चिकनी मिट्टी में कितनी हुआ। खाबूशुदा मुतगय्यरात, वो जिसको आप कांस्टेंट रखेंगे। मॉइस्चर है, एयर है, लाइट है, टेम्परेचर है, टाइमिंग्स है, दिन में कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं, ऐसा नहीं, तीनों का टाइम एक ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए इस पे भी थोड़ा सा ये कर लेंगे, क्या, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। कॉस्मेटिक्स के असरात चेहरे पर, इस पर आप रिसर्च कर रहे हैं। इसमें आजाद मुतगय्यर क्या होगा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां से जवाब आना नहीं चाहिए पूरे, इसलिए हम ये लिए। बताइए, प्रोडक्ट्स एग्जैक्टली क्या होते हैं? जो चेहरे पर आप लगा रहे हैं ना, उसकी किस्म या मिकदार, या तो किस्म चेंज कीजिए या तो मिकदार चेंज कीजिए। जैसे फाउंडेशन है, मॉइस्चराइजर है, वगैरह वगैरह। अब उसके बाद में क्या है? दूसरा क्या है?
डिपेंडेंट वेरिएबल, ताबे मुतगय्यर। ताबे मुतगय्यर में क्या है? किसको ऑब्जर्व करेंगे आप? कहां लगा रहे हैं आप? फिर चेहरे को ऑब्जर्व करेंगे। क्या देखेंगे चेहरे को? सब अपने अपने तजुर्बात बता रहे है ना। उसकी नमी देखेंगे, जिल्द की उसकी सॉफ्टनेस देखेंगे, धब्बे आ रहे क्या नहीं आ रहे क्या, वो सब देखेंगे आप। ठीक। खाबूशुदा मुतगय्यरात क्या है? ये वो अवामिल हैं जिनको आप कांस्टेंट रखेंगे। क्या 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 कांस्टेंट रहेगा? किस स्टेज पे अप्लाई करें? वेरी गुड, एज पे अप्लाई करें। सही है। आप अलग अलग एज लेंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा। बहुत सही है। और एग्जैक्टली नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और मेजरमेंट, मेथड ऑफ एप्लीकेशन, कैसा अप्लाई कर रहे हैं आप? किसी ब्रश से कर रहे हैं क्या हाथ से कर रहे हैं? ब्रांड का। बहरहाल ये तमाम चीजें आप कांस्टेंट रखेंगे। जिस माहौल में तजुर्बा किया जा रहा है, दर्जे हरारत, नमी, एक मालेगांव में कर रहे हैं, दूसरा आप कोस्टल एरिया में कर रहे हैं, तो सही रिजल्ट नहीं आएंगे क्योंकि माहौल बिल्कुल अलग है। शुरका की जिल्द की किस्म ऑयली रहती है, स्किन टाइप भी कांस्टेंट रहेगा, एक ही स्किन टाइप का लेंगे आप। और लगाने का तरीका और दिन का वक्त, ये तमाम चीजें कांस्टेंट रहेंगी। आपका सब सही है, लेकिन अगर आप इन मुतगय्यरात का ख्याल नहीं रख रहे तो आपका तजुर्बा सही नहीं होगा। इसलिए जजेस जब आते हैं ना, वो ये देखते हैं कि मुतगय्यरात के सिलसिले में तलबा का क्या फहम है। बोलते हैं जजेस जब आते हैं ना देखने, आपके तलबा के पास आते हैं, वो देखते हैं कि सवाल क्या है, वो देखते हैं कि मफरूजा क्या है, वो देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट का तरीका क्या है, वो देखते हैं कि किस तरह से बच्चे ने वेरिएबल्स के बारे में ख्याल रखा है। तो वो पूछते हैं और ये भी पूछते हैं कि किसने आपको ये सब सिखाया है? आपके टीचर ने सिखाया है कि आपके पेरेंट्स ने सिखाया है? तो तमाम चीजें आती हैं। तो बहरहाल ये वैसे तो उस्ताद के हमें इनका बहुत खास ख्याल रखना चाहिए। चलिए एक और, पौधों की नशोनुमा में मिट्टी की किस्में क्या है? इसमें आजाद मुतगय्यर, मिट्टी की किस्म, राइट। डिपेंडेंट, ताबे, ग्रोथ ना, ग्रोथ। और खाबूशुदा मुतगय्यरात, कंट्रोल्ड वेरिएबल्स, लाइट, टेम्परेचर, प्लेस, पॉट साइज, मिट्टी की क्वांटिटी वगैरह वगैरह। तो आप ये सब चीजें लिख सकते हैं। बताइए इसमें आजाद क्या है? इसमें स्ट्रिंग, डोरी क्या करेंगे आप? लंबी करेंगे छोटी करेंगे? लंबी करेंगे ना। जितनी लंबी करेंगे उतना ज्यादा आपका वो झूलेगा। तो आपका आजाद मुतगय्यर क्या? इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को आप कैसे नापेंगे? मीटर में। तो आजाद मुतगय्यर जो होगा वो लंबाई होगी, आधा मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर, 2 मीटर, जितना भी आप चाहें ले सकते हैं। ताबे क्या है? झूलने का दौरान। ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा? कितना झूल रहा है। टाइम देखेंगे आप, 1 मिनट में कितना स्विंग ले रहा है वो देखेंगे आप। जी पेंडुलम, सॉरी सही है। तो प्रोजेक्टाइल सॉरी, वो जो स्विंग का था ना हमारा, वो तस्वीर के मुताबिक कि जितनी लंबी आपकी डोरी होगी उसकी मुनासिबत से वो झूला झूलेगा। तो वो है असल में सही बात है। इसको हम करेक्शन करके दे देंगे आपको। दर्जे हरारत बर्फ के पिघलने की रफ्तार को कैसे मुतासिर करता है? सिंपल है। ये जो सवालात होते हैं ना, आप सवाल को देख के दर्जा तय कर सकते हैं कौन से दर्जे के तलबा को हम दे सकते हैं। ये किसके लिए रहेगा? 4th 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए रहेगा। 10th के बच्चों को हम ये नहीं दे सकते। साउंड पोल्यूशन का जो है प्रोजेक्ट, वो 10th के बच्चों को दे सकते हैं। तो आपके सवाल की जो नवीयत है ना, उसके हिसाब से तलबा का सिलेक्शन भी हो सकता है। तो इसमें क्या है? आजाद
आजाद क्या है? दर्जा हरारत। अलग अलग टेम्परेचर्स में आप रख के देखेंगे। क्या देख रहे हैं आप, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? बर्फ के पिघलने की रफ्तार और ये तमाम चीजें। चलिए अब आप बताइए, रोशनी का असर है पौधे पर, है क्या नहीं है, ये मालूम कर रहे हैं। तो आजाद क्या हुआ? रोशनी का रंग, रोशनी का रंग, शिद्दत, जो भी आप बोले। ताबे मुतगय्यर, ग्रोथ ना भाई, लंबाई। खाबुशुदा मुतगय्यरात, ड्यूरेशन वगैरह सब आप इसमें ले सकते हैं। तो ये आपका पूरा तरीका, ठीक। एनी क्वेश्चन, डाउट? इसके बाद हम बताएंगे कि कैसे हम हिस्सा ले सकते हैं, तलबा की क्या नौयत होती है और हिस्सा लेने वालों की वगैरह वगैरह। एक्चुअली हम 3 लेवल्स पर तलबा को इसमें एनरोल करते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। लेवल 1 में 4 और 5 के तलबा रहेंगे, लेवल 2 में 6 to 8 और लेवल 3 में 9 to 10। अगर आप 11, 12 को ऐड करना चाहें तो भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन उम्मी हम 3 लेवल्स पर अपने तलबा को एनरोल करते हैं। इसमें हम 4 कैटेगरीज किए हैं, बायोलॉजिकल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, एनवायरमेंटल साइंसेस एंड सोशल साइंसेस। पावरलूम इंडस्ट्री का जो सवाल है वो किस में आएगा? एनवायरमेंटल साइंसेस में आएगा। एनवायरमेंटल साइंसेस में जो प्रोजेक्ट्स लेंगे वो इंटर डिसिप्लिनरी रहेंगे, उसमें फिजिक्स भी आएगा, केमिस्ट्री भी आएगा, बायोलॉजी भी आएगा, फला सब भी आएंगे। तो ये जो 2 है ना, माहौलियाती साइंस और समाजी साइंस, इसमें 1 से ज्यादा सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं। माहौलियात में आपके हयातियाती उलूम में और तबियती उलूम में सिंगल सब्जेक्ट होता है बाय एंड लार्ज। तो ये 4 जो मैदान हैं, कैटेगरीज हैं, इनमें आप कोई एक प्रोजेक्ट ले सकते हैं, 1 से ज्यादा प्रोजेक्ट ले सकते हैं। ये नुमाइशी जो बोर्ड होता है ना, डिस्प्ले बोर्ड, तलबा जो तहकीक करते हैं वो अपनी तहकीक पेश करते हैं, मॉडल कोई पेश नहीं करता। अब जाहिर बात है, पेंडुलम का जो स्विंग आपने देखा उसको तो आप लाके रख नहीं सकते, तो आपने जो फोटोग्राफ्स लिए हैं, जो आपने डेटा कलेक्ट किया है, वो सब आप डिस्प्ले करेंगे। हाँ, अलबत्ता आपने पौधे के बारे में एक्सपेरिमेंट किया है तो पौधे लाके रख सकते हैं। अगर आपने पावरलूम इंडस्ट्री के सिलसिले में तहकीक किया तो जाहिर बात है कोई आप ला नहीं सकेंगे, सिर्फ अपनी तहकीक पेश कर सकेंगे। तो आपकी तहकीक की नौयत पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको डिस्प्ले करेंगे। लेकिन किसी भी तरह की तहकीक क्यों ना हो, डिस्प्ले इसी तरह से होना चाहिए। इसका ये साइज है 36 इंचेस बाई 48 इंचेस। जैसे कि मैंने बताया, ISEF, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर, इसने इंटरनेशनल लेवल पर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को लागू किया है उसी को हमने भी फॉलो किया है। ये स्टैंडर्ड मेजर्स हैं कि इतना हमारा अपना डिस्प्ले बोर्ड होना चाहिए। इसके अंदर बेसिकली 3 पैनल्स होते हैं। पहले पैनल में ये 3 चीजें होती हैं, सवाल, मफरूजा, इख्तिताम और ऐलान। जैसे ही आते हैं जजेस, देखते ही उनको अंदाजा होता है कि आपका क्या सवाल था, क्या मफरूजा था और क्या आपने कंक्लूड कर लिया। और ये जो ऑब्जर्वेशन होता है ना, मुशाहिदा जो होता है, सीधे तरफ निगाहें फौरी चली जाती हैं, तो सीधे तरफ हम अपने तलबा को बताएं कि वो इसको डिस्प्ले करें। बीच में जो होता है वो ये प्रोजेक्ट का मौजू, नताज, इदाद शुमार, ग्राफिक, चार्ट्स, तस्वीर वगैरह। जो झूलने का जो आपने एक्सपेरिमेंट किया उसकी वीडियो ले सकते हैं आप, लैपटॉप के जरिए से बता सकते हैं। जो लोग आते हैं, जजेस आते हैं और दीगर लोग भी आते हैं देखने के लिए, तो उनको बताया जा सकता है। वरना आप फिर तस्वीर ले सकते हैं। अभी हमारा एक साइंस फेयर होने जा रहा है 28 दिसंबर को गुलबर्गा में, तो वहां उन्होंने क्रिस्टल फॉर्मेशन पे एक्सपेरिमेंट किया है। तो क्रिस्टल किस तरह से फॉर्म होता है, उन्होंने हर एक सिचुएशन की फोटोज ली हैं, तो फोटोज आप यहाँ पर डिस्प्ले कर सकते हैं। कोई ग्राफ्स अगर आपने बनाए हैं डेटा के हिसाब से, तो आप वो ग्राफ्स वहां पर डिस्प्ले कर सकते हैं। और तीसरी पैनल में आप इस्तेमाल शुदा अशिया लिख सकते हैं, कौन कौन सी चीजें आपने इस्तेमाल की, मटेरियल्स
और फिर अमली तरीक़ेकार क्या रहा आपका प्रोसीजर, और आप नेक्स्ट क्या करना चाह रहे हैं। तो इससे मालूम होता है कि तलबा का आइंदा का अज़्म क्या है। तो ये इससे पूरी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं कि तलबा ने क्या सवाल वज़ा किया था, मफरूज़ा क्या था, नताइज किस तरह से निकले और क्या प्रोसीजर उसने इख्तियार किया था। ये हमारे एक्सपेरिमेंट्स जो मुख्तलिफ मुकाम पे किए हैं। Playing video games can improve skills or destroy child's brain। ये एक्सपेरिमेंट किया बच्चों ने, इसको उन्होंने इस तरह से पेश किया। साइंस फेयर के बड़े गहरे असरात मुरतब होते हैं तलबा पर। हम अगर तलबा को सिखाएंगे गौर फिक्र किस तरह से किया जाता है, तहकीक कैसे की जा सकती है, तो तलबा बड़ी दूर तक जा सकते हैं, इतनी दूर तक कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। एक हमने साइंस फेयर किया था उडुपी में, कोस्टल एरिया है कर्नाटक का, वहां पर हमने किया था। तो उस साइंस फेयर से पहले हमने असातिज़ा का वर्कशॉप मुनक्किद किया था, उसमें तफसीलात बताई थी। तो जाहिर बात है असातिज़ा ने जाके अपने तलबा को बताया, तलबा समझ गए और उन्होंने अपनी तहकीक की और मेन इवेंट में उसको पेश किया। तो जब हम एक स्टॉल पर गए जजेस के साथ, तो तालिब इल्म ने अपना तहकीकी प्रोजेक्ट पेश किया, डिस्प्ले बोर्ड पे था। तो वहां उसकी वालदा खड़ी थी, तो उन्होंने ये बुकलेट निकाल के दी, बताया कि मेरे बेटे ने तैयार किए, देखिए। तो बुकलेट जो थी उसको देखकर दंग रह गए जजेस, बोले कि भाई ये तो यूनिवर्सिटी लेवल के तलबा भी नहीं कर सकते ऐसा, इतनी हाई क्वालिटी बच्चा रिसर्च किया था। उसका जो उन्वान था कन्नड़ा में वो उसने किया था। और एक बात की वजाहत कि तहकीक के लिए लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, उर्दू में, मराठी में, इंग्लिश में, किसी ज़ुबान में आप चाहें कर सकते हैं। तो बच्चे ने कन्नड़ा में किया। तो ये जो शेल्स होते हैं ना, सी शेल्स, तो उसने क्या किया, उडुपी से मंगलूर तकरीबन 60-70 किलोमीटर का वो फासला है, कोस्टल एरिया है। तो उसने क्या किया, मंगलूर और उडुपी के दरमियान का जो स्ट्रिप है उसने 5-6 पॉइंट्स सेलेक्ट किए और हर पॉइंट से उसने सीपियां निकाली शेल्स, और उसने हर एरिया के सीपीएस को तहकीक करके बताया कि इसमें क्या कंटेंट्स है, इसका साइज क्या है, कैसे साइज वेरी होता है। ये किया उसने, और मुताल्लिका जो प्रोफेसर हैं मंगलूर यूनिवर्सिटी के, मणिपाल यूनिवर्सिटी के, वहां जाके उनसे मुलाकात की, गुफ्तगू की, रिकॉर्ड किया, वो तमाम चीजें उसने अपने बुक में दर्ज की। ये देखिए, ये बच्चा डिस्कस कर रहा है, मुताल्लिका जो माहिरीन है उनसे ये मेजर कर रहा है। ये कलेक्शन है पूरा, ये पूरा कलेक्शन है, देखिए अलग अलग जगह से। ये उसकी वालदा है, और उसने हमारी एकेडमी को रिकग्नाइज भी किया, बोले कि भी एकेडमी की तरकीब से हमने ये काम अंजाम दिया। तो इससे दो बातें हमको मालूम हुई। एक ये है कि अगर हम तलबा को थोड़ा सा पुश करें वो बहुत दूर तक जा सकते हैं। दूसरा यह कि अगर हम तलबा को बामाने प्रोजेक्ट्स दें तो उनके वालिदैन भी उसमें शामिल हो सकते हैं। उसकी वालदा उसके साथ नहीं होते हर सफर में, और वालदा ही ने वो बुकलेट हमको दी। बहरहाल ये बुक हमने उस इवेंट में रिलीज की, अप्रिशिएट किया। तो उसकी वालदा ने आके बहुत अच्छे कलिमात का इजहार किया, बहुत अच्छा एक तरह के जज्बाती मंजर रहा उस वक्त। बहरहाल तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह यहाँ भी ऐसे ही तारीखी काम अंजाम पाएगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह क्या इरादा है नहीं? तो तलबा कैसे हिस्सा ले सकते हैं इसमें? आपको बताया गया ना कि ये 4 से 10 के तलबा के लिए है। उसमें इनफरादी प्रोजेक्ट भी होता है, ग्रुप प्रोजेक्ट भी होता है। इनफरादी मतलब यह कि एक तालिब इल्म हिस्सा लेता है, ग्रुप मतलब 2-3 तलबा हिस्सा, 3 मैक्सिमम होते हैं, 3 तलबा हिस्सा लेते हैं। और हर स्कूल जो है अपने हिसाब से प्रोजेक्ट्स को इंतखाब कर सकता है। आप 4 कैटेगरीज में प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, 3 में ले सकते हैं, 2 में ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। इंशाल्लाह जब ये तय होगा, हमारे हुज़ैफा साहब आपको बताएंगे कि मालेगांव शहर में कब ये साइंस फेयर होगा। तो उसका एक गूगल फॉर्म होता है, वो आपको मुहैया कराया जाएगा। आप अपने तौर से उसको फिलअप करके भेज सकते हैं कि कौन तलबा हिस्सा ले रहे, आपका प्रोजेक्ट टाइटल क्या है, और तलबा का नाम क्या है, उनकी क्लास क्या है, वगैरह वगैरह। ये सब चीज़ें आपको देनी होती है।
हम ये जो मुकाबला मुनक़िद करते हैं साइंस फेयर का, इसमें 3 किस्म के अवार्ड देते हैं: बडिंग साइंटिस्ट, इमर्जिंग साइंटिस्ट एंड यंग साइंटिस्ट। पहले लेवल के लिए बडिंग साइंटिस्ट है, 4 से 5 के तलबा के लिए, 6 से 8 के लिए इमर्जिंग, और 9th और 10th के तलबा के लिए यंग साइंटिस्ट का अवार्ड देते हैं। और जजेस को है ना, हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स के तौर पर लेते हैं, उनको इसके लिए उनकी खिदमत लेते हैं। स्कूल लेवल के असातिज़ा को हम नहीं लेते। उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह यह कि अगर एक स्कूल के उस्ताद को लें तो दूसरे स्कूल को शिकायत हो सकती है। दूसरी वजह यह है कि अगर हम अपने तलबा को यूनिवर्सिटी और कॉलेज प्रोफेसर से मुखातिब होने का मौका दें तो उनका लेवल बढ़ सकता है। तो अगर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर इंटरेक्ट करें हमारे तलबा से तो बहुत गैर मामूली उनके अंदर चेंज आ सकता है। ऐसे कई जगह हुआ। पिछली मरतबा जब हमने साइंस फेयर किया तो यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर ने तलबा से ये किया, इंटरेक्ट किया। वो आपको बुक में उसकी तस्वीरें देखने को मिलेंगी इंशाल्लाह। तो बच्चों का जो लेवल था कॉन्फिडेंस का बहुत गैर मामूली था, वो भी बहुत खुश होगा। इस मरतबा उन्होंने फ्री ऑफर दिया है। इस मरतबा हमारे यहाँ 21 दिसंबर को होने जा रहा है रायचूर में। तो इस मरतबा उन्होंने फ्री ऑफर दिया कि आप आके अपने यहाँ पर प्रोजेक्ट कर सकते हो। उसने बताया कि यूनिवर्सिटी की 30 साल तारीख में पहला तहकीकी प्रोग्राम होता है। तो जब आप अपने लेवल को बढ़ाते हैं ना तो दुनिया आपको गले लगाती है, ये बात तय है। तो इसलिए हम जजेस के लिए यूनिवर्सिटी और कॉलेज के प्रोफेसर्स को हायर करते हैं, उनकी खिदमत लेते हैं। जज के जो मेयारात हैं, जजेस जो आते हैं ना, वो आपको 100 मार्क्स देते हैं। उन जजेस का ओरिएंटेशन होता है, जैसा हमारे टीचर्स का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है उसी तरह से जजेस का भी होता है। मान लीजिए आपके मालेगांव साइंस फेयर में 100 प्रोजेक्ट्स हैं, पूरे स्कूल ने हिस्सा लिया और 100 प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम एक जज को 5 प्रोजेक्ट देते हैं और उसके लिए आधे घंटे का वक्त होता है, आधा घंटा 45 मिनट। तो 45 मिनट्स में एक जज 5 प्रोजेक्ट का मुशाहिदा करता है। बहुत तफसीली गुफ्तगू होती है तलबा से। तो जितने कम जजेस रखेंगे उतनी ज्यादा गुफ्तगू हो सकती है। अगर आपके पास 100 प्रोजेक्ट्स हैं तो 20 जजेस को लेंगे, आराम के साथ वो जजेस जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तलबा से इंटरेक्ट करेंगे और अपने मुशाहिदात को नोट करेंगे। तो उनको जो फॉर्मेट दिया जाता है वो 100 मार्क्स का होता है। 100 मार्क्स कैसे देते हैं आप इसमें? तहकीकी सवाल के लिए 10 मार्क्स। जैसे कि बताया गया, ये जो मार्क्स अलॉटमेंट है वो ISEF स्टैंडर्ड के हिसाब से है, इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रेम। तो सवाल का जो लेवल होगा वो बताएगा कि उसमें तहकीक कितनी इन्वॉल्व हुई है। तो तहकीकी सवाल पर 10 नंबर आप देते हैं। फिर प्रेजेंटेशन जो होता है, जिस तरह की तयनकारी होती है और तरीक़ेकार वगैरह, उस पर 15 मार्क्स दिए जाते हैं। निफास के लिए 20, जिद्दत और दुदरत के लिए 20, पोस्टर के लिए 10, इंटरव्यू के लिए 25। ये पूरी तफसीलात आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इंटरव्यू लेते हैं जजेस तलबा का, तो जिस तरह से तलबा रिस्पॉन्ड करते हैं उसके हिसाब से वो 25 में से मार्क्स देते हैं। मैक्सिमम 25 होते हैं, उससे कम मार्क्स वो अलॉट कर सकते हैं। बच्चों के सर्टिफिकेट देते हैं, असातिज़ा को भी, और स्कूल में पार्टिसिपेट जो स्कूल होते हैं, पार्टिसिपेशन स्कूल, उनको भी देते हैं। ये साइंस फेयर गाइड बुक आपको इंशाल्लाह दी जाएगी। फिलवक्त अंग्रेजी में है, इंशाल्लाह इसको उर्दू में भी हम करेंगे इंशाल्लाह। ये साइंस फेयर गाइड बुक में तमाम तफसीलात हैं जो आज हमने आपसे डिस्कस किए ना, वो तफसीलात तकरीबन तफसीलात के साथ इसमें मौजूद है इंशाल्लाह। कोई सवाल वगैरह है तो आप कर सकते हैं जी। जी, पहला सवाल है कि साइंस फेयर में हम गए थे, वहाँ पे 10th स्टैंडर्ड के बच्चों ने क्रिस्टल ग्रोथ का पेपर प्रेजेंटेशन किया। उनको बड़े ही अच्छे अंदाज में बच्चों की तस्वीर आई थी, मजाक उड़ाया गया था क्योंकि उन्होंने उनके जो टीचर थे रिसर्च लेवल पर उनको पेपर दिया। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, अभी जो हमने डिस्कशन किए ये कंप्लीटली बेस्ड ऑन प्रॉब्लम था। सपोज कोई बच्चा है, टॉपिक को, एक कांसेप्ट को एक्सपेरिमेंटली साबित करना चाहता है कि अगर किसी वेट को अपलिफ्ट करना है तो पुली के जरिए फोर्स बिकम हाफ। तो कांसेप्ट को एक्सपेरिमेंटली कर सकता है। और सेकंड, क्या रिसर्च पेपर पब्लिश कर सकता है क्या आपके ख्याल में? देखिए, रिसर्च पेपर मुझे नहीं मालूम कि वो क्या पस मंजर था कि क्यों इस तरह से किया गया, लेकिन साइंस में ऐसा नहीं होता, नहीं होना चाहिए। हर तहकीक काबिल कदर है, हर तहकीक।
और फेल्ड एक्सपेरिमेंट इज एन अचीवमेंट इन साइंस, साइंटिफिक रिसर्च। इवन योर फेल्ड एक्सपेरिमेंट इज एन अचीवमेंट। यहां पर जो बात मायने रखती है वो आपकी कोशिश है, आपकी मेहनत है, आपकी जिद्दत और नुदरत है। अगर ये चीज है तो आपकी हर कोशिश काबिल सराहनीय है। तो उन्होंने जो तज़हीक की काबिल मजम्मत है, नहीं होना चाहिए, तलबा को इनकरेज करना चाहिए। अब वो पता नहीं क्या उसका पस मंजर रहा, मैं तो नहीं जानता, लेकिन बहरहाल उसूली बात तो ये है। रही बात रिसर्च पेपर की, रिसर्च पेपर प्रेजेंट किया जा सकता है, इसमें भी उसका जिक्र मौजूद है, उसका भी तरीका बताया गया कि किस तरह से रख सकते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड तक अभी हम नहीं पहुंचे हैं। तलबा का जो तहकीक का मामला होता है ना, 1-2 महीने के अंदर करते हैं, वो कभी कभी 15-20 दिन के अंदर करते हैं, तो वो लेवल नहीं आता, इसलिए हम उसको टच नहीं करते। लेकिन ये तहकीकी रिसर्च पेपर पेश किया जा सकता है। लेकिन जो हम तवज्जो दिलाते हैं वो है लॉग बुक का। लॉग बुक के माने ये हैं कि हम अपने तलबा को बताते हैं कि हर दिन की सरगर्मियां नोट करें। फर्ज कीजिए आपका जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो 15 दिन का है, हर दिन की सरगर्मी नोट होनी चाहिए कि आज आपने क्या किया, डे 1, डे 2, डे 3, डे 15। जजेस जो आते हैं वो लॉग बुक भी देखते हैं। आपके बोर्ड प्रेजेंटेशन के सामने लॉग बुक भी होना चाहिए। अगर आपका कोई मॉडल है जो आपके तहकीक को सपोर्ट करता है वो भी आप रख सकते हैं, लेकिन लॉग बुक तो लाजमन होनी चाहिए। तो लॉग बुक में ये होता है कि तलबा ये बताते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस एक्सपेरिमेंट को मुकम्मल किया। ये हो सकता है, एनकरेज कर सकते हैं। और दूसरा जो है वो आप पेश कर सकते हैं, यानी यस यू कैन, इट इज ऑल्सो एन इंजीनियरिंग फेयर। या तो आप सवाल का जवाब दीजिए या तो प्रॉब्लम का सोल्यूशन पेश कीजिए, आप दोनों भी हो सकता है जी। मेरी आदत है स्ट्रिक्ट सेटिंग करने की, स्ट्रिक्ट मार्किंग करने की। 25 में से मैं 15 से ज्यादा नहीं दूंगा या 16-17 के आसपास दूंगा। मेरा कलम उसी पे पहली बार चलेगा। और इनकी मार्किंग है लीनियंट टाइप की, ये सीधा 25 में से 20, 22, 23 ऐसे देना शुरू जी। हालांकि लेवल एक ही है, लेकिन इनकी मार्किंग अच्छी है, लीनियंट है, मेरी थोड़ी स्ट्रिक्ट मार्किंग जी जी। तो ऑब्वियसली इस तरीके से जब आप सबके प्रोजेक्ट के मार्क्स देंगे तो वो डिफरेंस क्रिएट होगा। तो राइट एवल्यूएशन कैसे जस्टिफाई होगा? देखिए ये बात आप जो बता रहे हैं ना, जब हम जजेस को सेलेक्ट करते हैं ना, मान लीजिए 20 जजेस को हमने सेलेक्ट किया, तो मेन इवेंट से पहले जजेस के साथ हम बैठते हैं, गुफ्तगू करते हैं, उसमें ये बात आती है जो आप बता रहे हैं। जिस तरह से हमारे टीचर्स मार्क्स देते हैं ना, वही तरीका वो वहां इख्तियार करते हैं। जो टीचर यहाँ लीनियंट है वहां भी रहता है, जो यहाँ स्ट्रिक्ट है वहां भी स्ट्रिक्ट रहता है, तो वो तो रहता ही है। तो हम ये बताते हैं जजेस को कि भाई आप इसके लिए क्या तरीक़ाकार इख्तियार करेंगे। तो ये है कि जो जजेस का फैसला होगा वही फाइनल रहेगा, हमारा किसी भी तरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। वो 20 जजेस अगर ये बोलते हैं कि नहीं हम क्रॉस चेक करेंगे, तो क्रॉस हो जाता है। 3-3 जजेस का जो पैनल होता है फिर एक मरतबा राउंड लगाता है, मार्क्स को टैली करके देखते हैं। तो यूजुअली ऐसा नहीं होता है, जजेस के ओरिएंटेशन में तमाम चीजें आती हैं सामने, और ये बताया जाता है कि फेयर एंड क्या बोलते हैं, फेयरनेस के साथ, ऑनेस्टी के साथ मार्क्स अलॉट करना चाहिए। तो ये अगर इस तरह की कोई चीजें हैं तो उनके ओरिएंटेशन प्रोग्राम में क्लियर कर देते हैं जी। और जी जी आपका सेशन का मतलब मैं समझ रहा हूँ कि स्कूल से ही हम रिसर्च कल्चर की बच्चों के अंदर जी बहुत अच्छी चीज है, जिसमें फुल सपोर्ट सर हम कर रहे हैं। बट आपने सर कुछ मालेगांव से रिलेटेड रिसर्च इश्यूज या इश्यूज आपने पॉइंट आउट किए थे, तो उनमें सर कुछ चीजें ये भी है कि यहाँ पे ड्रॉप आउट रेशियो काफी ज्यादा है, हायर एजुकेशन तक नहीं जाते हैं, या रिसर्च वाला कल्चर या वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो ऐसे में नोबेल प्राइज का अगर हम सिर्फ स्कूल लेवल तक की जो आपकी मेहनत जी वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन उसके बाद क्या अगर नोबेल प्राइज जो आपका स्टार्टिंग थी प्रोडक्शन का सेशन का वही टारगेट रखें, तो आगे भी तो सर वो माहौल और मोटिवेशन चाहिए। जी माशाल्लाह बहुत दूर तक पहुंच गया आप। हाँ नहीं देखिए असल में ऐसा है कि हम किस बात के मुकल्लफ हैं उसके हिसाब से हमको काम करना चाहिए। अगर आप वो तमाम चीजें सामने रखें
तो ये होगा कि भाई आप साइंस फेयर के बाद एक और कोई सिस्टम आप बनाएं कि जहां तलबा को आप एंगेज कर सके, उनको रिसर्च करा सके, उनको वहां पर एडमिट करा सके। वो उस तरह के ना वसाइल हैं, ना उस तरह के हैंड्स हैं, ना उस तरह के तलबा आपको मिल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, उनके अंदर जज्बा फरोग देंगे, जज्बा फरोग देंगे। हम इनिशियल स्टेज पे काम कर रहे हैं, आगे वो किस तरह से कंटिन्यू करते हैं वो उनका अपना काम है। ये बात कई जगह से आई कि भाई इसका फॉलोअप भी होना चाहिए बोल के, लेकिन फॉलोअप के लिए हम सबको हाथ मिलाना होगा। मैं यहां तक काम किया हूं, आप आगे आप काम करें। तो उम्मत में ऐसे होना चाहिए ना कि पार्टनरशिप के माने यही है कि मैं 10 कदम चलाऊं तो आप 11वां कदम आप बढ़ाएं, 100 कदम अगर आप मुझे बोलेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये हम जज्बा फरोग दे रहे हैं हमारे अपने मिल्लत के अफराद में कि भी इसके आगे का काम आप कर सकते तो कीजिए। कल हमारे ग्रुप से मुलाकात हुई, मालूम हुआ कि भी माशाल्लाह काफी टैलेंटेड नौजवान हैं। हम उनसे कल गुजारिश भी की कि भी आप शरीक रहिए आज के इस प्रोग्राम में, तो हैं शायद आज इस प्रोग्राम में। हाँ जी, तो वो लोग इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। तो आप क्या करें कि इनिशियल स्टेज में जो हो सकता है वो करें, आपकी जिम्मेदारी अदा कर दें। आगे का जो हाल होगा वो आने वाला दिन बताएगा। लेकिन एक बुनियादी बात ये बताई जाती है कि अगर आप किसी तालिब इल्म के अंदर तहकीकी ज़हन को फरोग देते हैं, उसके अंदर मिजाज बनाते हैं, तो किसी हाल रुकता नहीं होता। वो जो बच्चा है ना, अभी 4 साल पहले की बात है, वो 4-5 साल पहले की बात है, आज बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा IIT कानपुर में। हमने उसको ये नहीं बोला कि भी आप वहां जाके कीजिए, वो खुद ब खुद आगे बढ़ा। तो इस तरह से एक और तालिब इल्म है जो आज रोबोटिक इंजीनियरिंग में बेंगलुरु में पढ़ रहा है। तो ऐसे कई हम मिसालें दे सकते हैं जिनसे मालूम होता है कि अगर आप तलबा में थोड़ा सा ये जज्बा फरोग दें, वो बहुत दूर तक जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमको एक दूसरे को ताउन देना चाहिए, ताउन लेना चाहिए, ताकि काम आगे बढ़ सके। अगर मिल्लत को हम इस तरह के कंस्ट्रक्टिव कामों में मसरूफ रखेंगे तो इख्तलाफात नहीं होंगे। इख्तलाफात होने के माने ये कि हम कंस्ट्रक्टिव काम नहीं कर रहे। जी वेन्यू है, डेट्स है, और ये जो तफसीलात हैं वो आप तय कर सकते हैं। आप बता तो अभी बता सकते हैं चाहें तो, या तो फिर आप बाद में डिस्कस कर सकते हैं। क्या भाई, कब करेंगे? जी थोड़ा हार्ड करे जी तो सफर में एक साथ मिले थे आगे के इलाके के, उन्होंने मुझसे पूछा था कि आप लोग कब तय करते हो बच्चे के ताल्लुक से कि आगे क्या बने किस स्टेज में। मैंने बोला सर 10वीं 12वीं में मार्क्स आती है। उन्होंने कहा कि हम लोग 5th स्टैंडर्ड में बच्चा क्या करेगा आगे तय कर। तो उसमें उन्होंने ये बताया था कि माँ बाप का सबसे ज्यादा होता है उसको लेकर चलने का, और माँ बाप के दृष्टि से असाज़ा को वो डाला जाता है कि इसको ऐसे करो। सही है, तो वो भी जरा सा बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। ये सब प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास। जी इधर से आप लोग सवाल करने से मना किया गया क्या? नहीं ना? जी देखिए, हम यूजुअली 3 महीने का टाइम देते हैं। अभी आपका हो गया ये, अब आप जाएंगे अपने स्कूल्स को, अपने तलबा को समझाएंगे। आपके स्कूल में जो तलबा हैं 4 से 10 की जमात के, उनको आप जमा करेंगे, उनसे आप जिक्र करेंगे। मान लीजिए 20 तलबा तैयार हो गए, आपने 10 प्रोजेक्ट्स लिए, आप बताएंगे कि वो 10 प्रोजेक्ट कौन से होंगे, वो तफसीलात आप हमको भेज दें। इसी तरह से हर स्कूल से हमको प्रोजेक्ट्स मिलेंगे और फाइनल आपको बताया जाएगा कि आपके स्कूल के कितने प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं, कब आप हिस्सा ले सकते हैं। तो यूजुअली 3 महीने का टाइम देते हैं। फर्ज कीजिए अब हमने ये किया है ना, जनवरी फरवरी मार्च, उसके बाद में आपको रमजान आता है, छुट्टियां आती है, मई में आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मई में अगर आपको करना है तो आपको इसका जो प्रोसेस है जनवरी फरवरी से स्टार्ट करना पड़ेगा। और आपके ऊपर है कि आपने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, प्रोजेक्ट अप्रूव हो गया, फिर आप अपने तौर से उस प्रोजेक्ट को अंजाम दें। मई की फलां तारीख को यहाँ पर ये साइंस फेयर मुनक्किद होगा, तो आप अपने प्रोजेक्ट को लेकर आ सकते हैं। एक रफ खाका, जो भी तफसीलात तय करना चाहे आप तय कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ के हालात को, यहाँ के ज़रूरियात को, उनको सामने रखकर आप तय करें। एग्जाम्स कब से होते हैं? फाइनल एग्जाम्स अप्रैल में। मार्च में तो रमजान है जी। जी मई में, जून में भी मई है।
जून में। सही सही, जी जी, अच्छा, ठीक है, आप अपने हिसाब से, इसलिए हमने कोई डेट तय नहीं किया है, आप लोग तय करें, जब भी आप करना चाहे कर सकते हैं। देखिए, इसको हमने नॉन कमर्शियलाइज किया है। एक्चुअली हमारा जो है ना, नेशनल साइंस फेयर एकेडमी है, नेशनल साइंस फेयर एकेडमी NSF है, हैदराबाद बेस्ड है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के मुख्तलिफ लोग शामिल हैं, और मुस्लिम्स भी हैं, नॉन मुस्लिम्स भी हैं। तो हमारी ये पॉलिसी है कि इसको हम नॉन कमर्शियलाइज करेंगे। इवन हम भी कुछ भी नहीं लेते, सब फ्री है, हमारी बुक फ्री है, हमारी सर्विसेज फ्री है, एंट्री फ्री है, अवार्ड्स हम अपने तरफ से देते हैं। तो कोशिश ये की जाती है कि इसको नॉन क्या बोलते हैं, जीरो क्या बोलते हैं, नॉन प्रॉफिटेबल बनाए। इसकी दो वजूहत है। एक वजह यह है कि एजुकेशन को कमर्शियलाइज किया गया है पूरी तरह से, हर जगह देखिए आप कमर्शियलाइज्ड है। अगर आप रिसर्च को भी कमर्शियलाइज कर दें तो फिर तहकीक का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो इसलिए हम इसको ओपन रखा है। दूसरा ये कि रिसर्च जो है ना, रिसर्च अगर आप अपने तलबा को बढ़ाना चाहते हैं तो उसको एफोर्डेबल बनाना चाहिए। एफोर्डेबल बनाना चाहिए, एफोर्डेबल इसलिए बनाना चाहिए कि उनको खुद बहुत सी एक्सपेंडिचर्स करने पड़ते हैं। अभी जो जिस बच्चे का जिक्र किया गया ना, उसने 35,000 रुपए खर्च किया 3 महीने में। तो हमको नहीं मालूम तलबा कितने खर्च करते हैं, अपने वालिदैन की तरफ से लेके कितने खर्च करते हैं, असातिज़ा कितने खर्च करते हैं, हमको नहीं मालूम। तो इसलिए इसको हम नॉन प्रॉफिटेबल बनाए, कोई फी वगैरह नहीं रखें। जी, अलबत्ता अगर मेन इवेंट में कोई स्पॉन्सर्स करना चाहते हैं तो विदाउट एनी कंडीशंस स्पॉन्सरशिप लेते हैं। इसके जो नेशनल लेवल के साइंस फेयर होते हैं ना, तो बड़े बड़े कंपनीज ये करते हैं। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।